एक जगह थी वेजिटेबल नगर। क्यों जगह अजीब लगी ना? यहाँ के लोग उतने ही अजीब थे। शांति निवास का नाम भले ही शांति था, लेकिन वहाँ अशांति का राज था। घर की मुखिया देव की देवी स्वभाव की कड़क लालची और रूढ़िवादी सास थी। उनके बगल में 24 घंटे उनकी बेटी मंजू बैठी रहती, जो सास की एक नंबर 1 चमची थी। घर की बड़ी बहू आरती पिछले 3 साल से इस नर्क को झेल रही थी। सुबह के 5 बज चुके थे। रसोई में बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही थी। आरती तेज बुखार में तपते हुए भी सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी देवकी और मंजू वहाँ पर अपनी बहू की परेशानी को और बढ़ाने के लिए आ पहुँचे। अरे ओ महारानी, 5 बज गए और अभी तक चाय की केतली चूल्हे पर नहीं चढ़ी। मायके में दोपहर तक सोने की आदत थी क्या? माँ जी, कल रात से बहुत तेज बुखार है, पूरी रात आँख नहीं लगी। फिर भी मैं बस पोहा ही बना रही हूँ, 5 मिनट दे दीजिए। लो सुनो माँ, भाभी के बहाने तो अभी से शुरू हो गए। अभी 2 दिन पहले तो मायके से आई है और वहाँ तो बीमार भी नहीं पड़ी। यहाँ पर आते ही बुखार का नाटक चालू कर दिया। माँ, आज चाय में अदरक कम है, जरा देखो तो इसे और अच्छे से सुनाओ। बोल रही है कि पोहे बना रही है। दिखा मत मुझे अपना ये उतरता हुआ चेहरा। बुखार है तो क्या हुआ, घर के लोग भूखे मरेंगे क्या? तेरी सास बीमार होती थी तो भी पूरे कुनबे का खाना अकेले बनाती थी। जा पहले मंजू के लिए बादाम वाला दूध बना। चाय तो तुझसे बनने से रही, और फिर कपड़े धोने बैठ जा। आरती की आंखों से आंसू टपक कर पोहे की कढ़ाई में गिरने ही वाले थे कि उसने खुद को संभाल लिया। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। तभी आरती के पति रमेश कमरे से बाहर निकले। वो एक सीधे साधे सरकारी क्लर्क थे, जो अपनी माँ के सामने कभी मुंह तक नहीं खोल पाते थे। सुनिए, अलमारी में जो बुखार की दवाई रखी है, जरा दे दोगे? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ए आरती, जरा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अरे तुम चाय पिला दो, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें डॉक्टर के यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है? अभी माँ के सामने दवाई मत मांगो, वो कहेगी कि सुबह सुबह बीमारी का रोना ले बैठी है ना? अब बिल्कुल शांत होकर चाय लिया। जाओ 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 जाओ। भैया, माँ बुला रही है। देखो तुम्हारी लाडली बीवी अभी से तुम्हारे कान भरने लगी। सुबह सुबह भैया को पट्टी पढ़ा रही है माँ, जरा देखो तो इधर आके। रमेश, अपनी बीवी का पल्लू छोड़ और दफ्तर की तैयारी कर। इसकी आदत मैं ठीक कर दूंगी। आरती चुपचाप रोती रोती रसोई की तरफ भाग गई। ये उसका रोज का जीवन था। सुबह की चिकचिक, दोपहर का ताना और रात को सूखी रोटियां। मंजू पूरे घर की जासूसी करती और माँ के कान भरती। आरती ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। दिन बीतते गए और छोटे बेटे सुरेश की शादी तय हो गई। घर में छोटी बहू संध्या का आना हुआ। संध्या एक मॉडर्न ख्याल की पढ़ी लिखी और निडर लड़की थी। उसे अन्याय सहना बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के अगले ही दिन रसोई की रस्म होनी थी। सुबह रसोई में आरती और संध्या खड़ी थी। संध्या ने देखा कि आरती का हाथ बुरी तरह से झुलस चुका था, फिर भी वो काम कर रही थी। दीदी, आपका हाथ कितना जल गया है और आप कढ़ाई उठा रही हैं। हटिए, मैं कर देती हूँ। नहीं संध्या, तुम नई नवेली दुल्हन हो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी और मंजू बाहर बैठी हैं। अगर काम में थोड़ी भी देरी हो गई तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। तभी देवकी और मंजू रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनके हाथ में रसम की थाली थी। हाँ भाई छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। शगुन के तौर पर तुम्हें पूरे परिवार के लिए सूजी का हलवा और पूरी सब्जी बनानी है। और हाँ, याद रहे, घी जरा हिसाब से डालना। हमारे यहाँ फिजूल खर्ची नहीं चलती। और सुनो भाभी, हलवे में चीनी कम मत रखना। हमारे यहाँ सबको मीठा पसंद है। और जरा हाथ फुर्ती से चलाना, 9 बजने वाले हैं। संध्या ने देवकी की तरफ देखा और मुस्कुराई। माँ जी, मैं हलवा तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है कि शगुन की रसोई में बहू को भी कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए। आरती दीदी सुबह 4 बजे से जामुन की तरह पीस रही है। उनका हाथ जला हुआ है। पहले मैं इनके हाथ पर दवाई लगाऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी। क्या कहा? तू मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलता है? अभी 1 दिन नहीं हुआ इस घर में आए और पैर फैलाने शुरू कर दिए। आरती, इसे समझा ले। संध्या, तुम माँ जी से बहस मत करो, मैं ठीक हूँ।
तुम हलवा बनाओ। नहीं दीदी, आप ठीक नहीं है। माँ जी, अगर आज शगुन का दिन है तो बहू की सेहत भी तो शगुन में ही होनी चाहिए ना। मंजू दीदी, आप तो घर की बेटी हैं, आप इतनी बड़ी होकर भी दीदी का जला हुआ हाथ देखकर चुप है। अरे माँ, देखो तो, ये तो आते ही जुबान लड़ा रही है। आरती भाभी तो कभी ऐसे नहीं बोली। संध्या, अपनी हद में रह, ये तेरा मायका नहीं है। माँ जी, ये मेरा ससुराल है और अब यही मेरा घर भी है, और मैं इस घर में अगर किसी पर जुबान या आँच आएगी तो बोलना मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज है कि मैं दीदी की भी मेहनत की रक्षा करूं। बैठिए दीदी आप। संध्या ने जबरदस्ती आरती को स्टूल पर बैठाया और अलमारी से बरनौल निकालकर उसके हाथ पर लगाया। आरती की आंखों में पहली बार लाचारी नहीं बल्कि अपनेपन के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि उसकी देवरानी उसकी ढाल बनने आई है। रात को सब सो गए तो संध्या चुपके से आरती के कमरे में आई। आरती बिस्तर पर बैठी रो रही थी। दीदी, आप अभी तक रो रही हो? आपकी आंखें हैं या आंसुओं की टंकी? उस रात के लिए अभी तक रोती रहोगी क्या? अब बस भी करो। संध्या, तुम नहीं जानती, तुमने आज पांची के सामने मुंह खोलकर बहुत बड़ी गलती मोल ली है। अब वो तुम्हें और मुझे जीने नहीं देगी। मंजू पूरे घर में आग लगाएगी। दीदी, एक बात बताइए, आप पिछले 3 साल से चुप है तो क्या उन्होंने आपको रानी बना कर रखा? नहीं ना, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप सहती रहेंगी वो दबाती रहेगी। पर हम क्या कर सकते हैं, वो सास है, मंजू ननद है। हमारी पति भी उनके सामने कुछ नहीं बोलती। पति तब बोलेंगे जब हम खुद अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। दीदी, अकेले आप कमजोर थी, लेकिन अब हम 2 हैं। 2 बहुएं अगर मिल जाए तो नर्क ससुराल को भी स्वर्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस मेरा साथ दीजिए। जैसे वो 2 लोग मिलकर हम पर वार करती हैं, वैसे ही हम 2 लोग मिलकर उन पर वार करेंगे। बोलिए दीदी, देंगे ना मेरे साथ? आरती ने संध्या की आंखों में वो कशिश और जोश देखा जो उसमें कभी नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ संध्या, मैं थक चुकी हूँ इस रोज रोज के रोने से। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बस दीदी, अब देखिए इस घर का ढर्रा कैसे बदलता है। कल सुबह से हमारा मिशन शुरू। अगली सुबह हमेशा की तरह मंजू रसोई में आकर अपनी फरमाइशों की लिस्ट सुनाने लगी। भाभी, आज नाश्ते में मुझे आलू के पराठे चाहिए और दोपहर में पनीर की सब्जी। और हाँ, मेरे कमरे की सफाई भी आज ही हो जानी चाहिए। मेरी सहेली आने वाली है। आरती चुप रही, लेकिन संध्या पीछे से मुस्कुराते हुए आई। मंजू दीदी, आलू के पराठे और पनीर की सब्जी जरूर बनेगी, लेकिन आज से घर का एक नया नियम होगा। माँ जी ने कल ही मुझसे कहा था कि घर की फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करना है, इसलिए आज से जो भी आपकी पसंद का खाना आप बनवाना चाहती हैं, उसे रसोई के बजट में आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। तभी देवकी भी रसोई में आई। ये क्या बकवास है संध्या, तुम मेरी बेटी से उसकी पसंद का खाना बनाने के पैसे मांग रही हो। यही संस्कार है तुम्हारे? और मैंने कब कहा तुमसे ये सब? माँ जी, आपने ही तो कल कहा था कि घी हिसाब से डालना, फिजूल खर्ची नहीं चलती। तो मैंने और आरती दीदी ने बैठकर पूरा हिसाब निकाला है। मंजू दीदी की फरमाइशों के चक्कर में हर महीने 2000 रुपए का बजट ऊपर जाता है। क्योंकि मंजू दीदी कमाती नहीं है, इसलिए आज से वो रसोई के काम में हमारा हाथ बटाएंगी। पराठे के लिए आलू वही उबालेंगी और आटा भी वही तैयार करेंगी। माँ देखो इस संध्या को, ये मुझसे काम करवाएगी। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, बेटी। संध्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंजू को काम बताने की? वो इस घर की मेहमान है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। माँ जी, मेहमान 2-4 दिन के होते हैं, मंजू तो यहीं रहती है। अगर हम बहुएं होकर दिन रात मेहनत कर सकती हैं, तो मंजू अपनी पसंद के खाने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकती? आलू उबालने को ही तो कहा है ना। वैसे भी अगले साल इसकी शादी होने वाली है। ससुराल जाकर क्या वो अपनी सास को यही कहेगी कि मैं मेहमान हूँ? आरती के मुंह से पहली बार ये सब सुनकर देवकी और मंजू के तो जैसे तोते उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से सर झुकाकर चलने वाली आरती आज सीधे खड़े होकर बात कर रही है। माँ, भाभी तो बदल गई इस दूसरी बहू के आते ही। आरती, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। माँ जी, जुबान नहीं, सही बात तो बोल रही है वो। अगर मंजू दीदी काम नहीं करेगी तो आज नाश्ते में सिर्फ उबला हुआ दलिया बनेगा, क्योंकि आरती दीदी और मैं तो अपने हिस्से का काम करके बैठ चुकी है। मंजू ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन देवकी को भी समझ में अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा था
कि इन दोनों को कैसे संभाला जाए। भूख के मारे सुरेश और रमेश भी अब बाहर खाना मांगने के लिए आ चुके थे। ए माँ, अरे आज नाश्ता क्यों नहीं बना है? ऑफिस के लिए देर हो रही है हमको। सुरेश जी, नाश्ता तब बनेगा जब मंजू दीदी किचन में आकर थोड़ी मदद करेगी, वरना आज सबको दलिया ही खाना पड़ेगा। ए आरती, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, वही हो रहा है जो सही है। मंजू को भी घर के काम सीखने चाहिए। हार मानकर मंजू ने पैर पटकते हुए रसोई में कदम रखा और आलू छीलने लगी। अब दोनों बहुओं ने पहली बार जीत हासिल की थी। अब सचमुच घर के हालात थोड़े से बिगड़ने लगे। रमेश और सुरेश की सैलरी का बड़ा हिस्सा देवकी अपने पास रखती और बहुओं को एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता। संध्या ने तय किया कि इस गुलामी को खत्म करना होगा। आरती अब हाथ की बनाई और सिलाई में बहुत माहिर थी, जबकि संध्या को कंप्यूटर और ऑनलाइन मार्केटिंग आती थी। एक दोपहर जब देवकी और मंजू सो रही थी, संध्या ने आरती के बनाए हुए शॉल और सूट के डिजाइन इंटरनेट पर अपलोड कर दिए। कुछ ही दिनों में अच्छे ऑर्डर आने लगे। एक दिन कुरियर वाला घर पर आया और उसने आरती के नाम का लिफाफा दिया। देवकी ने झपट कर लिफाफा छीन लिया। उसमें 5,000 रुपए का चेक था। ये क्या है आरती, तेरे नाम पर 5,000 रुपए कहाँ से आए? तूने घर में रहकर चोरी छुपे कोई काम शुरू किया है क्या? हाँ माँ, जरूर मायके से मंगवाए होंगे या फिर भैया की जेब से निकाले होंगे। माँ जी, जरा अपनी चमची को शांत रखिए। ये चेक आरती दीदी की मेहनत की कमाई है। जो शॉल वो रात रात भर जागकर तैयार करती है, उसे मैंने ऑनलाइन बेचा है। ये उनकी पहली सैलरी है। सैलरी के बच्चे, इस घर की बहुएं बाहर काम धंधा नहीं करेंगी और अगर पैसा आया है तो वो सीधा मेरे हाथ में आएगा। इस घर की तिजोरी की चाबी मेरे पास है। आरती आगे बढ़ी और देवकी के हाथ से चेक छीन लिया। नहीं माँ जी, ये पैसा मेरे हाथ में ही रहेगा। पिछले 3 साल से मुझे अपने पिता की दवाई के लिए आपसे 500 रुपए मांगने पड़ते हैं, तो आप कहती हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आज ये पैसा मैंने मेहनत से कमाया है। मैं इन पैसों से अपने पिताजी को दवाई भेजूंगी। रमेश, सुरेश, देखो अपनी बीवियों को, ये तो मेरे सिर पर नाच रही हैं। आज ही इनका फैसला करो, वरना मैं इस घर में अन्न जल त्याग कर दूंगी। शाम को जब रमेश और सुरेश घर आए तो लिविंग रूम में पंचायत बैठाई गई। देवकी देवी रोने का नाटक कर रही थी और मंजू उन्हें संभाल रही थी। रमेश, तेरी बीवी ने आज मेरे हाथ से पैसा छीन लिया। इस संध्या ने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। इन दोनों को सबक सिखाओ। संध्या, अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? माँ के साथ बदतमीजी? सुरेश जी, शांत हो जाइए। बदतमीजी किसी ने नहीं की। आरती दीदी ने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। क्या इस घर में बहुओं को अपने माता पिता की मदद करने का हक नहीं? आप दोनों भाई अपनी पूरी सैलरी माँ के हाथ में देते हैं। फिर भी जब आपको एक नया शर्ट खरीदना होता है तो माँ से पूछना पड़ता है। क्या ये सही है? लेकिन संध्या, माँ घर की बड़ी है, फिर ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? बड़ी है तो उनका सम्मान करते हैं जी, लेकिन सम्मान और गुलामी में फर्क होता है। आज से मैं और संध्या अपनी कमाई का एक हिस्सा घर के राशन के लिए माँ जी को देंगे, लेकिन हमारी प्राइवेट कमाई हमारे पास रहेगी। और अगर आप दोनों को अपनी मेहनत की कमाई पर हक नहीं चाहिए तो आप अपनी सैलरी माँ को देते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं। रमेश और सुरेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों भाई मन ही मन जानते थे कि बहुएं सही कर रही हैं। उन्हें भी हर छोटी चीज के लिए माँ के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। भाई, मुझे लगता है कि संध्या और भाभी गलत नहीं कह रही हैं। अगर वो खुद कमा रही हैं तो वो पैसा उनका ही होना चाहिए, है कि नहीं? देवकी देवी का पासा उलट गया। उनके बेटों ने भी बहुओं की बात का साथ दिया। मंजू की शादी के लिए कई जगह बात चल रही थी, लेकिन उसकी बदतमीजी आदतों की वजह से और घर का काम ना करने की वजह से हर जगह से रिश्ता टूट जाता। देवकी अब इसका ठीकरा भी बहुओं पर भी फोड़ती थी। एक दिन शहर के एक बड़े परिवार से मंजू को देखने के लिए लोग आने वाले थे। देवकी बहुत परेशान थी। मंजू, आज लड़के वाले आ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो क्या करेगी? तुझे तो चाय तक ढंग से बनानी नहीं आती। माँ, मुझे क्या जरूरत है, दोनों भाभियाँ है ना, वो बना देंगी। संध्या कमरे में आई और उसने साफ कह दिया, माँ जी, लड़के वाले मंजू दीदी को देखने आ रहे हैं, हमें नहीं। अगर आज वो लोग पूछेंगे कि लड़की क्या करती है तो हम क्या कहेंगे?
कि वो दिन भर सोफे पर बैठकर भाभीयों की चुगलियां करती है। आज का नाश्ता और चाय मंजू दीदी खुद बनाएगी और हाँ, आरती दीदी उन्हें गाइड जरूर कर देगी। देवकी दीदी को इस बार समझ आ गया कि संध्या की बात में वजन था। अगर मंजू को अपना घर बसाना है तो उसे सुधरना ही होगा। मंजू जा, संध्या सही कह रही है। आरती के साथ किचन में जा और काम सीख। मंजू रोती बिलखती किचन में गई। आरती ने बहुत ही प्यार से बिना कोई पुराना बदला लिए मंजू को चाय और समोसे बनाने सिखाए। जब लड़के वाले आए तो मंजू ने खुद उन सबको सर्व किया। लड़के वालों को मंजू का व्यवहार और हाथ का बना नाश्ता पसंद आया। रिश्ता पक्का हो गया। शादी के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे, पूरे घर की जिम्मेदारी आरती और संध्या ने अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने अपनी ऑनलाइन कमाई से मंजू के लिए एक सुंदर सोने का सेट भी खरीदा। विदाई के वक्त मंजू आरती और संध्या के गले लगकर फूट फूट कर रोई। भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने 30 साल तक आपको बहुत तंग किया, माँ के कान भरे, लेकिन जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया तो आप दोनों ने मुझे संभाला। अगर आज मैं एक अच्छे घर की बहू बन रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। पगली, तू इस घर की बेटी है। बहनें अपनी बहनों से नाराज नहीं होती। अपने ससुराल में खुश रहना और कभी किसी बहू का दिल मत दुखाना। मंजू के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति आ गई। देवकी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बेटी के लिए वो बहुओं को सताती थी, वो तो अपने घर चली गई। अब बुढ़ापे में उनकी असली लाठी उनकी बहुएं थी, जिन्हें उन्होंने हमेशा पराया समझा। शाम को देवकी हॉल में अकेली बैठी थी। आरती और संध्या हाथ में चाय की ट्रे लेकर आई। यहाँ बैठो दोनों। आरती और संध्या सोफे पर बैठ गई। देवकी देवी ने अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला और टेबल पर रख दिया। आरती, संध्या, मुझे माफ कर देना, मैं सास बनने के चक्कर में माँ बनना भूल गई थी। संध्या ने जब पहली बार मुंह खोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज समझ आया कि अगर उस दिन वो नहीं बोलती तो आज मेरा घर बर्बाद हो चुका होता। तुम दोनों ने मिलकर इस नर्क को स्वर्ग बना दिया। आज से घर के मालिक मैं नहीं, तुम दोनों हो। चाबियां संभाल लो। माँ जी, चाबियां हमेशा आपके पास ही रहेगी। घर की बड़ी आप हो, हमें चाबियां नहीं, बस आपका वो प्यार चाहिए जो आपने मंजू को दिया। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि शांति निवास में अब सचमुच शांति और प्रेम का स्वर्ग उतर आया था। दो बहुओं की एकता ने पूरे परिवार की तकदीर बदल कर रख दी।